नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 21 जून और 21 जून 2026 से संबंधित जितने भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स हैं जो प्रश्न रहने वाले हैं, वो हम आपको जो ऑथेंटिक न्यूज़ एनालिसिस और जो राजस्थान के लिए सूजस अपडेट जारी होती है उसके सहित आपको करवाने जा रहा हूँ। तो सभी साथी क्लास को पूरा देखें और लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन भी पूछूंगा सूजस सी प्रश्नोत्तरी से, जिसके जवाब आपको करंट जो कमेंट बॉक्स है उसमें देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम मुख्यतः जो हमने पिछले हफ्ते यानी 7 दिनों में पढ़ा है, तो आज हफ्ते का अंतिम दिन है तो उसका रिवीजन करने वाले हैं। प्लस में नए करंट अफेयर्स में जो मुख्य रूप से हम जिन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे वो है पीएम किसान निधि सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी हो चुकी है और ई श्रम पोर्टल के बारे में हम विस्तृत अध्ययन आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो रिवीजन का पहला प्रश्न रहने वाला है, तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 कब आयोजन होगा। 13 से 15 जून 2026 के बीच फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित यह G7 समूह का 52वां शिखर सम्मेलन था। वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, भू राजनीतिक चुनौतियों और एआई सहयोग पर इसमें चर्चा हुई और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में इसमें भाग लिया। किस रूप में? विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में। अब G7 पर बात करें तो G7 की स्थापना 1975 में और प्रारंभ में ये G6 और सदस्य देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एवं कनाडा। पहली G7 समिट 1975 में हुई। कहाँ हुई? फ्रांस में इसका आयोजन हुआ था। अब बात आती है न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का 10वां सदस्य बना कौन? उज्बेकिस्तान। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो रिवीजन में जो भी प्रश्न डाले गए हैं लगभग इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो सभी साथी एक बार ज़रूर देख लें। तो उज्बेकिस्तान एनडीबी में यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश बना। बैंक को ऊर्जा, परिवहन, जल प्रबंधन एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने वाला है और इसकी स्थापना हुई 2014 ब्रिक्स देशों द्वारा। मुख्यालय इसका शंघाई चीन में और अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ इसके अध्यक्ष है। कौन है? डिल्मा रूसेफ इसके अध्यक्ष है। अब बात आती है अगले प्रश्न पर। तो भारत जापान जो संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र JCM, भारत और जापान ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत JCM लागू करने पर सहमति बनाई। इसका उद्देश्य कार्बन क्रेडिट व्यापार एवं निम्न कार्बन तकनीकों को बढ़ावा देना है। तो पेरिस समझौता 2015 में हुआ और COP 31 का आयोजन तुर्की में 2026 में। बात आती है सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट की। पक्का ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाना है, तो जरूर इसे याद कर लें। तो सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 20 जून से 3 जुलाई 2026 तक मंगोलिया में इसका आयोजन होगा। भारत सहित कई देशों की सेनाएं इसमें भाग ले रही है। इसका उद्देश्य जो रहने वाला है यूएन पीकीपिंग जो मिशन है हेतु सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना। तो शुरुआत इसकी 2003 में, आयोजन स्थल उलान बटोर मंगोलिया में। अब अगले प्रश्न पर आती है बात। तो जगन्नाथ मंदिर को ट्रेडमार्क मिला यानी ट्रेडमार्क संरक्षण इसे प्राप्त हुआ है। भारत में पहली बार किसी मंदिर को अपने धार्मिक प्रतीकों एवं शब्दों पर ट्रेडमार्क अधिकार है जो प्राप्त हुआ। पतित पावन आनंद बाजार एवं नील चक्र को कानूनी संरक्षण मिला। महत्वपूर्ण इस संबंध में तथ्य की बात करें तो मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर पूरी ओडिशा में स्थित है और बिना अनुमति व्यावसायिक उपयोग पर प्रतिबंध इसमें रहने वाला है। इसकी क्या शर्त है? बिना अनुमति व्यावसायिक उपयोग नहीं कर सकेंगे। अब आता है मिशन सुदर्शन चक्र। तो भारत ने एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत करने हेतु विकसित कार्यक्रम DRDO ने विकसित कार्यक्रम है। यह भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है यानी जो वायु सुरक्षा तंत्र है उसे विकसित करने हेतु यह पहल की गई है। तो DRDO ने जून 2026 में 3 स्वदेशी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया और इसका लक्ष्य 2035 तक मजबूत एयर डिफेंस शील्ड तैयार करना। और घोषणा हुई इसकी 15 अगस्त 2025 और संचालन इसका DRDO द्वारा किया जा रहा है। अब भारतीय थल सेना के नए प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारतीय थल सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे 30 जून 2026 को पदभार ग्रहण करने वाले हैं। वर्तमान पद की बात करें तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। कौन? धीरज सेठ वर्तमान में वाइस चीफ और आर्मी स्टाफ है। स्थानापन्न यानी किन के स्थान पर आने वाले हैं? जनरल उपवेंद्र द्विवेदी का ये स्थान ग्रहण करेंगे। अब आती है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025।
तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट घोषित, और वैश्विक रैंकिंग में इसमें इसने 22वां स्थान है जो प्राप्त किया है। और इसका जारीकर्ता कौन है? जारीकर्ता वर्ल्ड बैंक एवं S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। स्थान नवी मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ? नवी मुंबई महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई है। अब अगला प्रश्न आता है, भारत की पहली 8 लेन सुरंग तो राजस्थान के मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व के नीचे निर्मित है। यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना का हिस्सा है। वन्य जीव संरक्षण और तेज यातायात दोनों को ध्यान में रखकर विकसित है। यानी नीचे से सुरंग बनाई गई है ताकि जो जीव जंतु है जंगल के वो भी प्रभावित न हो, और जो परिवहन है वो भी सुगम हो और तेज हो। लंबाई इसकी 4.9 किलोमीटर। संरचना ट्विन ट्यूब, इसमें 4 लेन की ट्विन ट्यूब बनाई गई है। आगे आता है खेल खिलाड़ी से संबंधित, तो केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज 16 वर्ष लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर को समापन किया है। तो कौन? केन विलियमसन ने अपने जो 16 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय करियर का समापन किया है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 विजेता के कप्तान भी रह चुके हैं। हम बात करें फेब फोर में शामिल, यानी जो मुख्य 4 प्रभावशाली हैं खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, जो रूट और केन विलियमसन हैं। और 2019 ओडीआई विश्व कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रह चुके हैं। तो अपनी जो प्रभावशाली रणनीति और जो नेतृत्व क्षमता है उसके कारण केन विलियमसन जाने जाते हैं। और टाइम, अगले प्रश्न पर बात आती है, तो टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026 स्मृति मंदाना सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बनी हैं। तो टाइम मैगजीन की जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की स्पोर्ट्स लिस्ट जारी हुई है उसमें उस टॉप 100 में जगह बनाने वाली स्मृति मंदाना एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बनी हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान हैं। अर्जुन पुरस्कार इन्हें 2018 में मिल चुका है और आरसीबी को 2024 एवं WPL यानी वुमेन प्रीमियर लीग का खिताब दिलाया 2024 एवं 2026 में। अब अगले प्रश्न पर बात करें, तो दुनिया की पहली वर्किंग न्यूक्लियर क्लॉक तो थोरियम 229 आधारित विश्व की पहली न्यूक्लियर क्लॉक विकसित चीन एवं यूरोप के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार, और यह पारंपरिक एटॉमिक जो क्लॉक के से अधिक सटीक मानी जा रही है। आधार तत्व की बात करें तो थोरियम 229 का इसमें प्रयोग है। उपयोग डार्क मैटर, फंडामेंटल फिजिक्स और सैटेलाइट नेविगेशन में इसका उपयोग होने वाला है। और ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 के संबंध में बात करें तो बेंगलुरु एशिया का दूसरा सर्वश्रेष्ठ एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर घोषित। विश्व स्टार्टअप इकोसिस्टम में 15वां स्थान इसने प्राप्त किया है, और प्रथम स्थान इसमें बीजिंग चीन का है, और जारी करता स्टार्टअप जीनोम इसकी जारी करता है। अब महत्वपूर्ण दिवस आते हैं, तो विश्व रेगिस्तान एवं सूखा निवारण दिवस 17 जून को, और भूमि संरक्षण एवं मरुस्थलीकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। तो इसके संबंध में महत्वपूर्ण जो सबसे बात रहने वाली है थीम 2026 की, इसमें थीम क्या रही, तो रेंजलैंड्स रिकॉनाइज रिस्पेक्ट एंड रिस्टोर। तो विश्व सिक्कल दिवस की बात आती है तो 19 जून को मनाया जाता है, और सिक्कल सेल एनीमिया के प्रति जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। और 2026 की इसकी थीम रही क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप इक्वलिटी इन सिक्कल सेल डिजीज। और आगे बात आती है विश्व शरणार्थी दिवस की, तो 20 जून को मनाया जाता है। शरणार्थियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा हेतु समर्पित। तो 2026 की थीम के बारे में बात करें तो अनटिल एवरीवन इज सेफ। अब अगले प्रश्न पर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किसी भी पेपर में किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया का कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया। यह स्लोवाकिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। सम्मान प्रदानकर्ता कौन है? स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी, और स्थान ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया में। और पीएम मोदी को यह 33वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। अब तक कितने मिल चुके हैं? 33 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पीएम मोदी को प्राप्त हो चुके हैं। अब बात आती है एशियन ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 की, तो सुदर्शन पटनायक यह खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। और ग्लोबल वार्मिंग थीम पर रेत की कलाकृति इन्होंने प्रस्तुत की, और ये कौन से हैं? ओडिशा राज्य से संबंधित है, और पद्मश्री सम्मान इन्हें 2014 में मिला। अब राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष कौन? सेबल चट्टोपाध्याय को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और
अब बात करें एनएससी यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना 2005 में और संबंधित मंत्रालय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। अब आगे आता है काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली वैज्ञानिक रिपोर्ट। ग्रेटर होग बेजर पर पहली वैज्ञानिक रिपोर्ट जारी। यह आईयूसीएन की वे वैल्यूनेरेबल श्रेणी में सूचीबद्ध है। अब आता है प्रोजेक्ट जीआईबी। 3 नए चूजों के जन्म देने के बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बंदी संरक्षण आबादी 94 में हुई। तो इनकी आबादी कुल कितनी है गोडाउन की 94 हो गई है। स्थानीय नाम इसका गोडाउन आईयूसीएन स्थिति क्रिटिकली इंजर्ड यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्राणियों की श्रेणी में शामिल है ये। अब अगले प्रश्न पर और जो रिवीजन का लास्ट प्रश्न को बात करें तो सरिंदा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। सरिंदा एक वाद्य यंत्र है जिसे जीआई टैग मिला है। तो त्रिपुरा के पारंपरिक जनजातीय वाद्य यंत्र सरिंदा को जीआई टैग प्रदान किया गया और निर्माण इसका बांस लकड़ी एवं पशु आधारित तार द्वारा और लंबाई 65 से 70 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। अब आते हैं आज के करंट अफेयर। तो अमेरिका ईरान ऐतिहासिक एमओयू। तो जून 2026 में यूएसए और ईरान ने पश्चिम एशिया युद्ध खत्म करने और होर्मुज़ जलडमरू मध्य खोलने पर एमओयू यानी मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंड साइन किया यानी समझौता हुआ है। होर्मुज़ का महत्व दुनिया के 21% तेल व्यापार का रूट है और 2024-25 में बंद था। ईरान की शर्त परमाणु संवर्धन 3.67% तक सीमित करेगा और आईएईए निरीक्षण मानेगा। यूएस की शर्त तेल गैस पर लगे प्रतिबंध हटाएगा और भारत को फायदा 60% क्रूड यहीं से आता है। महंगाई घटेगी। शिपिंग इंश्योरेंस 40% इससे सस्ता होने वाला है और गारंटर चीन और रूस भी समझौते के गारंटर बने हैं। अब अगला प्रश्न आता है भारत यूके सीटा और एसएसए समझौता। तो 15 जुलाई 2026 से इसके फायदे क्या होने वाले हैं। टेक्सटाइल लेदर मरीन प्रोडक्ट यूके में जीरो ड्यूटी पर जाएंगे और इसका सीएटीए यानी सीटा का फ़ायदा यूके स्कॉच विस्की ड्यूटी यानी जो वाइन से संबंधित है शराब से संबंधित है ड्यूटी 150% से 75% और ऑटो पार्ट्स 100% से 10% हुई है। तो ये महंगी महंगी शराब है स्कॉच विस्की वगैरह यहीं से आती है। तो इसमें 100 जो 150% से 75% तक कर दिया है। ऑटो पार्ट्स में 100% से 10% हुई यानी काफ़ी कटौती इसमें की गई है। एसएसए का फ़ायदा यूके में काम करने वाले 3 लाख भारतीयों को डबल पेंशन कटौती से छूट दे दी गई है और लक्ष्य 2030 तक व्यापार $21 बिलियन से $100 बिलियन करना है। महत्व ब्रेक्जिट के बाद यूके का भारत सबसे पहला बड़ा एफटीए बना है ब्रेक्जिट के बाद। अब आती है अगले प्रश्न पर बात। तो 26वां सीनियर फेंसिंग एशिया चैंपियनशिप 19 से 24 जून 2026 व्यागरा स्टेडियम नई दिल्ली में और भागीदारी 25+ देश 400+ खिलाड़ी इसमें भाग लेने वाले हैं। इवेंट फॉइल भारत पहली बार इसकी मेज़बानी करने वाला है और इवेंट फॉइल ईपी सवेरे तीनों कैटेगरी और भारत का प्रदर्शन भवानी देवी सवेरी में टॉप 8 में यह तलवारबाजी से शायद संबंधित होता है और थीम एक सपना एक तलवार है और एक गौरव इसकी थीम है। ये देखिए ये खेल का नाम इसमें भी आ गया। थीम को है एक सपना एक तलवार एक गौरव। ये तलवारबाजी से संबंधित होते हैं और 2036 में ओलंपिक बिड से पहले भारत को फेंसिंग अब बनाना है। और अगले प्रश्न पर बात करें तो जीडीपी का नया आधार वर्ष 2022-23 पुराना आधार वर्ष 2011-12 नया आधार 2022-23 कारण 2022-23 कोविड के बाद सामान्य वर्ष था और फायदा इसमें होने वाला है डिजिटल पेमेंट स्टार्टअप ओटीटी जैसे नई इकोनॉमी बेहतर कवर होने वाली है। असर इससे जीडीपी का साइज बढ़ेगा राजकोषीय घाटा प्रतिशत में कमी देखने को मिलेगी और नियम इसमें यूएनए और एसएनए 2008 के तहत 5 से 7 साल में आधार बदलना चाहिए। पिछली बार 2015 में भारत द्वारा बदला गया था। अब आती है 79वीं सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप। इसका आयोजन 15 से 20 जून 2026 नरेंद्र मोदी स्विमिंग कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद में 800+ तैराक इसमें भागीदार जो भाग लेने वाले हैं और 28 राज्य हैं और 2026 एशियन गेम्स जापान का ट्रायल भी और कर्नाटक ओवरऑल चैंपियन विजेता कौन है। कर्नाटक ओवरऑल चैंपियन रिकॉर्ड श्री हरि नटराज 100 मीटर बैक स्ट्रोक साजन प्रकाश 200 मीटर बटरफ्लाई में जीते हैं और आयोजक स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसका आयोजन और गुजरात ने पहली बार इसकी मेज़बानी की है। अब अगले प्रश्न पर बात करें तो WFF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 भारत 17वें स्थान पर। भारत 120 देशों में 17वें स्थान पर 2025-26 में 67वें स्थान पर था। स्कोर 56.3
100 में से। और टॉप देश स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। भारत की ताकत सोलर क्षमता 85 गीगावाट, 12,000 प्लस इलेक्ट्रिक बसें हैं। और भारत की कमजोरी की बात करें तो प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन बढ़ना और ऊर्जा सब्सिडी इसमें कमजोरी रही है। और लक्ष्य है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से 2027 तक टॉप 50 में आना। अब बात करें डब्ल्यूपीआई की जगह प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स लागू होगा। बदलाव अगले 5 साल में डब्ल्यूपीआई हटाकर पीपीआई आएगा। डब्ल्यूपीआई की कमी सर्विसेज शामिल नहीं, टैक्स मंडी शुल्क जुड़ जाते हैं। पीपीआई की खासियत की बात करें तो फैक्ट्री गेट प्राइस पकड़ेगा और सर्विसेज भी इसमें शामिल। और बेस वर्ष यानी आधार वर्ष इसका 2022-23 ही होगा। और इससे फायदा होने वाला है आरबीआई को मॉनिटरिंग पॉलिसी में स्टेक डेटा मिल सकेगा। और ग्लोबल यूएस चीन पहले से पीपीआई यूज करते हैं यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब सीपीआई का नया आधार वर्ष तो 2000, पुराना आधार 2012 और नया आधार 2024। कारण एच सी ई एस 2022-23 से नया खपत पैटर्न इसमें मिलने वाला है। लगभग इसी से प्रश्न हमारा थोड़ा बहुत बनना है तो बन जाएगा, बाकी इतने आंकड़े याद करने से कोई मतलब नहीं है। अगले प्रश्न पर बात करें तो उत्तराखंड साक्षर राज्य बनेगा। योजना उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। उम्र 15 प्लस आयु वाले जितने भी है इसमें शामिल होंगे। और साक्षर की परिभाषा पढ़ना लिखना प्लस डिजिटल वित्तीय साक्षरता इसमें शामिल। पहला यूटी यानी अंडरस्टैंडिंग जो बना है वो है लद्दाख पूर्ण साक्षर बन चुका है। और 2011 की साक्षरता उत्तराखंड 78.8% थी। त्रिका उजा से स्वयंसेवी शिक्षक और एनआईओएस असेसमेंट द्वारा। और राष्ट्रीय लक्ष्य 2030 तक भारत को पूर्ण साक्षर राज्य बनाना और एसडीजी का हिस्सा इसमें रहेगा। और विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप गवांडोंग में हुई है। और इसका आयोजन कहाँ, ग्वांडोंग चीन में। 2 खिलाड़ियों को की टीम इवेंट पंकज आडवाणी आदित्य मेहता की जोड़ी क्वार्टर फाइनल तक रही। और चीन विजेता इसका चीन। पंकज आडवाणी 27 वर्ल्ड टाइटल जीत चुके हैं। और ओलंपिक 2024 में पेरिस में डेमो स्पोर्ट था। और भारत में बीएसएफआई संचालन इसका करती है। और 2030 एशियन गेम्स में शामिल होगा। अब पीएम किसान योजना की किसान सम्मान निधि योजना उसकी 23वीं किस्त जारी हुई है। तो कई बार पूछ लेते हैं किस जगह से जारी हुई है। तो तारकेश्वर पश्चिम बंगाल से 9.3 किसानों को करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए डीबीटी से सीधे खाते में जोड़ दिए हैं, यानी सीधे हस्तांतरण खाते में। शुरुआत इसकी 2019 में। और पात्रता इसकी 2 हेक्टेयर तक वाले किसान ई केवाईसी अनिवार्य है। और बंगाल 2021 से जुड़ा पहले डेटा नहीं दिया था। कुल वितरण अब 3.2 लाख करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का आज का लास्ट प्रश्न है। ब्रिक्स एनएसए बैठक नई दिल्ली में। और मेजबान भारत नई दिल्ली, भारत द्वारा मेजबानी नई दिल्ली जुलाई 2026 में। अध्यक्ष एनएसए अजीत डोभाल। और सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका प्लस नए कौन है, मिस्र, यूएई, ईरान और इथियोपिया। और एजेंडा आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। और पिछली बैठक 2024 में कजान रूस में। और भारत 2026 में ब्रिक्स अध्यक्ष है। ग्लोबल साउथ की आवाज़ इससे मजबूत होगी। अब बात आती है राजस्थान करंट अफेयर की। तो असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ई श्रम पोर्टल की शुरुआत कब से की गई, तो 26 अगस्त 2021 से। तो ई श्रम पोर्टल वर्तमान में चर्चा में है। तो प्रश्न पक्का बनेगा, तो इसलिए यह प्रश्न आपको करवाया जा रहा है। पक्का ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कोविड-19 लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को संकट दिखा। तो सरकार के पास असंगठित मजदूरों का कोई केंद्रीय डेटा नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 2021 में डेटाबेस बनाने के आदेश दिए। तो इसका लॉन्चिंग हुई 26 अगस्त 2021 को। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे लॉन्च किया और पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। उद्देश्य निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार, रेहड़ी पटरी में नरेगा जो गिग वर्कर है जैसे 38 करोड़ असंगठित राष्ट्रीय मजदूरों का जो डेटाबेस बनाना। फायदे इसके ई श्रम कार्ड पर 12 अंकों का यूएन नंबर मिलता है। 2 लाख दुर्घटना बीमा, डीबीटी से योजनाओं का लाभ सीधे खाते में मिलता है। और लिंकेज इससे एनसीएस और एसईएम और पीएम स्वयं पेंशन और आयुष्मान भारत से जोड़ा गया। और अपडेट जून 2026 तक 30.7 करोड़ पंजीकरण हो चुके। इस कारण ये चर्चा में है। ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन 2024 में लॉन्च हुआ, जिससे 12 योजनाएं पोर्टल पर मिली। यह दुनिया का सबसे बड़ा असंगठित वर्कर डेटाबेस है और सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 को लागू करने की बुनियाद है। अब अगले प्रश्न पर बात करें तो
नवातला एवं देवीगढ़ में रेयर अर्थ एलिमेंट्स खनिज के एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस किस संस्थान या कंपनी को स्वीकृत किया है? तो सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। नवातला जिला बाड़मेर और देवीगढ़ जिला राजसमंद राजस्थान के में आर ई के भंडार मिले। तो आर ई की बात करें तो 17 दुर्लभ मृदा जैसे नियोडियम, डिस्प्रोसियम और ये डिस्प्रोसियम है, ये इलेक्ट्रिक वाहन, विंड टर्बाइन, मिसाइल, मोबाइल के लिए ज़रूरी है। और CMPDI के बारे में बात करें तो कोल इंडिया की सब्सिडियरी है और रांची में इसका मुख्यालय है और खनन प्लानिंग एवं एक्सप्लोरेशन का विशेषज्ञ संस्थान है। लाइसेंस इसे क्यों दिया गया है? तो राजस्थान सरकार ने मई 2026 में CMPDI को कंपोजिसाइट लाइसेंस दिया। यह PL+ML दोनों है। पहले चरण में G2 लेवल एक्सप्लोरेशन होगा। तो भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो दुनिया का 6% REE भंडार भारत में है और 90% चीन से इंपोर्ट होता है। 2013 में IREL से REE निकाल रही थी। रणनीतिक महत्व तो चीन से के निर्यात पर बैन। 2024 के बाद भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है। तो क्रिटिकल मिनरल 2023 का हिस्सा है। और अन्य के बारे में बात करें तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जस्ता और शीशा निकालती है। NMDC लोहा कोयला GSI सर्वे करता है, खनन नहीं। तो कौन नहीं करता? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है जस्ता शीशा निकालती है और NMDC लोहा कोयला का खनन करता है और GSI इसका सर्वे करता है पर खनन नहीं करता। GSI इंपॉर्टेंट रहेगा, सर्वे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले प्रश्न पर बात करें तो राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर मामलों की त्वरित एवं प्रभावी सुनवाई के लिए हाल ही में किस विशेष न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो NIA की स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो राजस्थान सरकार ने जून 2026 में जयपुर में NIA स्पेशल कोर्ट को मंजूरी दी। NIA की बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और 2008 मुंबई हमले के बाद बनी है और NIA एक्ट 2008 के तहत काम करती है। अधिकार क्षेत्र आतंकवाद और UAPA, विस्फोट, मानव तस्करी, नकली नोट जैसे शेड्यूल्ड अपराध इसमें शामिल है। और राजस्थान में ज़रूरत क्यों है? उदयपुर कन्हैयालाल केस जो मर्डर हुआ था, जोधपुर में टिफिन बॉक्स ब्लास्ट और IS मॉड्यूल केस NIA देख रही है। पहले इसमें NIA केस जयपुर सेशन कोर्ट में चलते थे तो देरी होती थी क्योंकि कोर्ट में आगे मामले बहुत है, इस कारण इसके लिए अलग कोर्ट की व्यवस्था की गई। अब स्पेशल जज विशेष लोक अभियोजक होंगे और देश में कुल 48 NIA स्पेशल कोर्ट है, राजस्थान में यह पहली है। और CBI वर्सेज NIA की बात करें तो CBI भ्रष्टाचार देखती है जबकि NIA सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा वाले केसों को देखती है। और ED मनी लॉन्ड्रिंग जो इलेक्शन डिपार्टमेंट मनी लॉन्ड्रिंग देखता है और ATS राज्य पुलिस की यूनिट है। और अधिकृत वेब पोर्टल लॉन्च हुआ है जिस पर साइबर अपराध की ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जाती है। तो कौन सा है? HTTP साइबर क्राइम गवर्नमेंट इन पर। तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल गृह मंत्रालय 2019 में लॉन्च। महिला बच्चों से जुड़े अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी यानी साइबर फ्रॉड होते हैं, सोशल मीडिया शिकायत सब दर्ज होती है, इनाम शिकायत भी कर सकते हैं। OTP से इसका लॉगिन, फिर घटना डिटेल, फिर सबूत अपलोड, FIR नंबर मिलता है और स्टेटस ट्रैक भी इससे कर सकते हैं। 1923 साइबर फ्रॉड के लिए हेल्पलाइन नंबर है जिसे इसी पोर्टल से लिंक कर कॉल करते ही पैसा ब्लॉक हो जाता है। यानी जिस मनी की आपसे जितने पैसों की आपसे फ्रॉड हुआ है वो उसकी डिटेल्स आपसे ली जाती है और तुरंत उस पैसे को फ्रीज कर दिया जाता है। आंकड़े 2025 में 20 लाख शिकायतें आई है और 1800 करोड़ बचाए गए हैं। राज्य पोर्टल है, सिर्फ सूचना देता है, FIR नहीं लेता। असली पोर्टल साइबर क्राइम गवर्नमेंट इन ही है। अब बात करें इकाई 14C तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इससे चलता है। 14C वर्टिकल फ्रॉड महिला पुरुष सुरक्षा लैब ट्रेनिंग है। अब बात करें पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत बांसवाड़ा जिले की उपज है आम। अब थोड़ी डिटेल में इस पर चर्चा करें तो राजस्थान सरकार की पंचगौरव योजना 2022 में शुरू 5 घटक है। एक जिला एक उपज, एक जिला एक प्रजाति और एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक पर्यटन स्थल और एक जिला एक खेल इसमें शामिल है। IDOP का मकसद हर जिले की विशिष्ट कृषि बागवानी उपज को ब्रांड बनाना और प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो बांसवाड़ा काम यह है, लंगड़ा, चौसा, दशहरी और क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है और आदिवासी क्षेत्र में 15,000 हेक्टेयर में आम है। फ़ायदा, किसान FPO बनाकर प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे। GI टैग की तैयारी है। मैंगो पल्प इससे एक्सपोर्ट होगा। अन्य जिले कोटा दशहरी आम के लिए, झालावाड़ संतरा के लिए, श्रीगंगानगर किन्नू इसका श्रीगंगानगर का एक जिला एक उत्पाद के तहत और जयपुर का सीताफल। अपडेट 2026-23 में बजट में हर IODOP को 5 करोड़ क्लस्टर विकास फंड इसमें मिला है।
अब बात आती है, ये हमारी सूझबूझ प्रश्नोत्तरी है, तो इसके सभी प्रश्नों की चर्चा हम कर चुके हैं। तो असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए ई श्रम की शुरुआत 26 अगस्त 2021। नवातला एवं देवीगढ़ में खनिज एक्सप्लोरेशन के लिए सेंट्रल माइन एंड प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना। और राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर मामलों को त्वरित जो निस्तारण के लिए एनआईए की स्थापना। अधिकृत वे कौन सा वेब पोर्टल है जो साइबर अपराध से जुड़े ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जाती है, तो साइबर क्राइम। और बांसवाड़ा का जो एक जिला एक उत्पाद के तहत उत्पाद है आम। अब आपका आज का प्रश्न रहने वाला है, इसके एक जिला एक उत्पाद के तहत आपको बीकानेर जिले का उत्पाद और खेल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बीकानेर जिले का उत्पाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो अब बात आती है न्यूज़ एनालिसिस की। तो ई श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों का विश्व का सबसे बड़ा डेटाबेस बन चुका है। और साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ये इसकी लिंक रहेगी। और ये इसमें इसके गाइडलाइंस है जिसे आप विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। और मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया ओएनडीसी डिजी दुकान ऐप, डिजिटल बाजार। और जो डिजिटल बाजार से जुड़ेंगे राजस्थान के व्यापारी। और ये थी आज की क्लास। तो सभी साथी क्लास को पूरा देख चुके हैं तो एक बार कमेंट ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर अपडेट आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।